ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में भी हमने सारा चीज़ कंप्लीट कर ली, जिसमें हमने वेलोसिटी फाइंड की, रेशियो देख ली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इक्वेशन देख ली, वो भी आपको समझ में आ गई कि भाई व्हाई डू वी कॉल इट वेव्स। तो 1865 हमारे पास ये ईयर था, 1862, और 62 कह लो, 65 कुछ किसी किताब में 62 लिखा, किसी में 65। तो ये वाले टाइम पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी मैक्सवेल ने प्रपोज की थी, और 1888 में, ठीक है, अंग्रेजों का ज़माना था इंडिया में तब, 1888 में हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया था एलसी ऑसिलेशन वाला, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। सिंपल एक एलसी ऑसिलेटर था, वहां से उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेक्ट कर लिया था, एंड ही केम टू दिस कंक्लूजन दैट यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे डू एग्जिस्ट। ओके, तो शायद मैंने आपको पहले बता दिया था एक और चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कि इंडिया में भी इसके एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, मैंने बताया था। चलो, तो आज मैं थोड़ा सा इसकी इंट्रोडक्शन देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मतलब एक आता है कि 1862 में मैक्सवेल ने ये थ्योरी प्रपोज की थी। मैक्सवेल प्रपोज दिस थ्योरी, और इन्होंने बोल दिया कि लाइट इज आल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन इसको सिर्फ 1800, अब देखो 1885 में एक और एक्सपेरिमेंट हुआ था, एंड सरप्राइजिंगली आप सभी सरप्राइज हो जाओगे, एंड दिस एक्सपेरिमेंट वाज बीइंग डन इन कोलकाता बाय एन इंडियन साइंटिस्ट विद द नेम सर जेसी बोस। सो दिस इज द रीजन आई वांटेड टू टेल यू दिस। 1885 में हमारे इंडिया में ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, इन्होंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसफर कर दिया था, ठीक है, बाय द डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर्स, मतलब रेडियो चलाना शुरू कर दिया था 1885 में कोलकाता में। जेसी बोस ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसफर किया था, जैसे हमारा रेडियो होता है, अभी आपका रेडियो स्टेशन इतनी दूर है और आपका रेडियो जो है वो घर में पड़ा है और पूरी के पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ रहा है, तो वैसा जो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन था वो जेसी बोस ने करके दिखाया बाय 20 मीटर्स। और इसके बाद तो फिर आपका 1888 में एक एक्सपेरिमेंट किया, एंड दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय हर्ट्ज। तो हर्ट्ज ने जो ये एलसी ऑसिलेटर का एक्सपेरिमेंट किया था, विद द हेल्प ऑफ दिस ही प्रूव्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऑब्वियसली दीज आर द रीजंस जेसी बोस को इतना वैल्यू नहीं मिली, ऑब्वियसली इंडियन है तो जिसके कारण थोड़ा सा पार्शियलिटी रहती है। हर्ट्ज को पहला साइंटिस्ट बोला गया जिन्होंने प्रूव किया द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जबकि जेसी बोस ने तो पहले ही ट्रांसफर कर दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो यू कांट से दैट द क्रेडिट शुड नॉट बी गिवन टू हर्ट्ज। बट एनीवेज एलसी ऑसिलेटर ने किया, और यहाँ पर हर्ट्ज ने इस्टेब्लिश कर दिया कि यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे डू एग्जिस्ट, एंड मैक्सवेल्स थ्योरी इज एब्सोल्युटली राइट। और इसके बाद तो फिर कहना ही क्या था, 1896 में हमारे पास मार्कोनी नाम के एक बंदे थे साइंटिस्ट, तो इन्होंने फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ट्रांसफ़र करने की कोशिश की। तो इन्होंने एंटीना और ये सब से इन्होंने ट्रांसफ़र किया, और 1899 सेम पर्सन 1899 में इंग्लिश चैनल को क्रॉस कर दिया, इतना बड़ा, मतलब इंग्लिश चैनल मतलब फ्रांस में बैठकर इंग्लैंड की तरफ, उसके बीच में सी आता है, तो इतना बड़ा डिस्टेंस इन्होंने ट्रेवल कर दिया इनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने, तो वो इतनी पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना सके थे। और फिर 1901 में 1901 जस्ट आफ्टर 2 years, ठीक है, इन्होंने पूरे का पूरा अटलांटिक ओशन को क्रॉस करवा दिया, मतलब यूरोप से यूएसए की तरफ कंप्लीट सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू सेंड किया गया फर्स्ट टाइम। तो वहीं से स्टार्ट होती है हमारी रेडियो की कनेक्शन, हमारे मोबाइल फोन्स, ये सारी टेक्नोलॉजी वहां से स्टार्ट होती है। सो दीज वर द पीपल बिहाइंड इट, दिस इज द शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो चलो, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम सब कुछ जान चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है।
ठीक है, सो नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग ourselves with spectrum. अब ये क्या चीज है? अब इन्होंने देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो बना ली, तो इनके एक्सपेरिमेंट्स होने लग गए कि भाई मैंने अटलांटिक ओशन पार करवा दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो इनको ये पता चल गया कि यार ये जो वेव है XYZ ये नहीं ट्रांसफर हो रही, लेकिन अगर मैं ये वाली वेव को पकड़ता हूं तो ये वाली वेव जो है अटलांटिक ओशन को क्रॉस कर पा रही है। अब जैसे अगर मैं जेसी बोस के एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो द वेव कुड गो ओनली अबाउट 20 मीटर्स, और उससे ज्यादा किलोमीटर्स तक नहीं जा सकी। तो उसके पीछे क्या रीजंस थे? उसके पीछे रीजंस थे कि आपकी वेव की शक्ति कम है, इट्स नॉट दैट पावरफुल, वो इतना दूर ट्रेवल नहीं कर पा रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब उसमें एनर्जी कैसे दी जाए, क्या किया जाए? तो बीच में ही प्लैंक्स कांस्टेंट की वेव की जो इक्वेशन है 1998, बिल्कुल मार्कोनी के टाइम पर ही उन्होंने H=H वाली थ्योरी उन्होंने दे दी। तो स्पेक्ट्रम में हमने क्या किया, सारी की सारी जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी उनको हमने एक सीरीज में सेट किया। तो हम इसको बोलेंगे द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन। द डेफिनेशन इज द orderly distribution of electromagnetic waves in accordance with their wavelength or frequency into distinct groups having widely different properties. Widely different properties is electromagnetic spectrum. Is called electromagnetic spectrum. तो हमने क्या किया, अब सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हमने देखा, हमने कहा यार इस वाली की एनर्जी बड़ी ज्यादा है, इस वाली की एनर्जी बड़ी कम है, ठीक है। तो हमने उन सब का एक टेबल क्रिएट किया, एक टेबुलर फॉर्म हमने बनाने की कोशिश की, तो वो मेरे पास बन गई। तो नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट दैट टेबल हियर। देखो अब हमने लेट अस से कोई इतना बड़ा मेरे पास एक स्पेक्ट्रम है यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब इस स्पेक्ट्रम में हमारे पास सबसे पहले मतलब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख दी मैंने एक जगह पर, एंड द यूनिट वाज हर्ट्ज, और एक जगह पर मैंने लिख दिया वेवलेंथ एंड यूनिट वाज इन मीटर्स। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा मतलब इस पॉइंट पर लाइक 10 raised to the power 23 हर्ट्ज, एंड द वेवलेंथ एट दिस पॉइंट इज रियली वेरी वेरी लो, 10 raised to power -14 मीटर्स, मतलब फर्मी मीटर तक जा रहा है, 10⁻⁻15। फर्मी मीटर मतलब न्यूक्लियर का साइज, न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो फर्मी मीटर, मतलब जितना छोटा न्यूक्लियस है, जितना छोटा आपका प्रोटॉन है, उतने साइज की वेवलेंथ उसकी, मतलब जो इस तरह से हम वेवलेंथ बनाते हैं तो ये जो वेवलेंथ है वो इतनी ज्यादा छोटी हो जाती है। तो ये हमारे पास आ गया टॉप नॉच रीजन। और जो सबसे नीचे वैल्यू मेरे पास आती है वो आती है लेट अस से 10 raised to the power 1, 10 raised to the power 1। तो ये फ्रीक्वेंसी है कि एक सेकंड में कितनी बार लूप कंप्लीट कर रहा है, तो जस्ट 10, एंड द वेवलेंथ फॉर दिस इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 10 raised to power 7 meters, मतलब दिस विल बिकम 10,000 किलोमीटर्स। 10,000 किलोमीटर मतलब एक वेवलेंथ ऐसी, एक वेव ऐसी जो यहाँ से चलाएंगे अगर, तो उसकी एक ही लूप जो है वो 10,000 किलोमीटर लंबा होगा,
ठीक है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब लंबी इसकी वेवलेंथ है, मतलब वेवलेंथ इतनी ज्यादा लंबी है कि अगर ये कहीं से ट्रांसफर होगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे एम्पलीट्यूड है और कहाँ पर एम्पलीट्यूड नहीं है। तो इट्स दैट बिग। तो ये जो पूरे का पूरा स्पेक्ट्रम है इसमें क्या क्या वैल्यूज आती हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा गामा रेज। तो गामा रेज सबसे ज्यादा डेंजरस रेज है। गामा रेज के बारे में आगे करेंगे, चलो मैं अभी लिखवा ही देता हूँ, साथ साथ में लिखते रहते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास आ गया गामा। देखो इसमें क्या क्या चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले हमें इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज, वेवलेंथ की रेंज, ये सारी की सारी चीजें हमारे पास जरूरी हैं। तो गामा रेज को, हाँ, तो गामा रेज की जो वेवलेंथ है उसको हम लिखेंगे 10⁻⁻15 टू 10⁻⁻10 मीटर्स। ओके, एंड द फ्रीक्वेंसी इज 10⁻18 टू 10⁻22 हर्ट्ज। तो मतलब इसकी बहुत ही जबरदस्त, मतलब आप यूं लगाओ कि हमारे पास रेंज है, बिल्कुल टॉप लेवल पर ये वर्क करता है। तो इस रेंज में अगर कोई भी मेरे पास वेवलेंथ आती है तो मैं उसको गामा रेज बोलता हूँ। और गामा रेज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो भी देखेंगे। नाउ फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई, तो ऑब्वियसली वेरी हाई एनर्जी। E is equal to h nu, वेरी हाई एनर्जी। इसकी इतनी ज्यादा हाई एनर्जी है कि इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है दैट इज मैक्सिमम। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर। मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर, इसको रोकने के लिए कम से कम 5 मीटर चौड़ी कंक्रीट की दीवार चाहिए। 5 मीटर का आपका कमरा नहीं है जिसमें आप बैठे हो। 5 मीटर इज दैट बिग। और 5 मीटर की कंक्रीट की दीवार, आप सोच के देखो कि हो सकता है कि आपका घर पिलरों पे बना हुआ है अगर, तो आपके घर में एक पिलर सोच के देखो कितना स्ट्रॉन्ग है कंक्रीट का, और उसका उसकी लेंथ और डायमीटर देखो कितना छोटा सा है। लेकिन ये 5 मीटर की कंक्रीट लंबी वायर चाहिए, वॉल चाहिए, नहीं तो गामा रेस को कोई नहीं रोक सकता। गामा रेस का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, अगर गामा रेस को से कोई बंदा सामने आ जाए तो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस ये है कि ये आपको एक हाई लेवल का कैंसर कर सकता है। इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पर नहीं लिखा कहीं पे, बट एनीवेज आई एम टेलिंग यू दैट। ठीक है। सो दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग। और ये कैसे पैदा कहाँ से होती है, ये न्यूक्लियर रेडिएशन से पैदा होती है। इसका जो प्रोडक्शन है वो आएगा मेरे पास, या तो आप यूं कह लो कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, जैसे कि हिरोशिमा नागासाकी, वहां पर एटम बॉम्ब फेंके गए, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, वहां पर रेडिएशन पैदा हो गई। ये रेडिएशन इतनी खतरनाक है कि जापान के लोगों में आज भी जेनेटिक्स चेंज हो चुकी है, उनकी जेनेटिक्स चेंज हो चुकी है। मतलब आप सोच के देखो कि धूप में अगर आप बैठ जाओ तो आपकी जेनेटिक्स को कुछ नहीं होता, लेकिन ये रेज इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि उन्होंने जाकर आपकी जीन्स ही चेंज कर दी बंदे की। दीज आर दैट स्ट्रांग। तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से ये आते हैं। ठीक है। और ये रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो होते हैं, जो रेडियो एक्टिव क्या कहते हैं इसको, रेडिएशंस जो होती हैं वो गामा रेज में आती हैं। सो दीज आर वेरी डेंजरस रेज। ठीक है। अब इनके यूजेस क्या होते हैं, क्या इनके कुछ यूजेस भी होते हैं। यूजेस भी हो सकते हैं कि भाई अब ये कैंसर कर भी सकता है, लेकिन अगर इसको किसी तरीके से रखा जाए तो इट इज यूज्ड टू ट्रीट कैंसर्स। तो कैंसर्स को ट्रीट करने में भी इसकी गामा की वैल्यू यूज होती है, गामा यूज हो जाता है। ठीक है। तो इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करेंगे। तो गामा इज वेरी डेंजरस। तो ये आ गया गामा। तो सेकंड जो मेरे पास रेज आएगी, दैट रे इज बेसिकली एक्स रे। एक्स रेज, आपको इसके टेबल में क्या क्या चीजें याद करनी है, वेवलेंथ की रेंज, फ्रीक्वेंसी की रेंज, प्रोडक्शन, इसके यूजेस, सारा कुछ देखना पड़ेगा। ठीक है ना। प्रोडक्शन में आपको बताऊंगा, इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, डोंट वरी, सारी चीजें आपको याद करवा दी जाएंगी। अब देखो पॉइंट नंबर 2 मेरे पास, मैं एक्स रेज की बात करता हूँ। अब
एक्सरेज की जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है, वेवलेंथ जो है वो है 1 नैनोमीटर, मतलब 10⁻⁹ मीटर से लेकर -12। ये अगर आपकी लगभग लगभग रेंज है, ठीक है। देखो कोई प्रॉपर कंपार्टमेंट्स नहीं बने हुए कि ये गामा है ये एक्सरे है, मिक्सअप सा होगा, ठीक है ना। और इसकी जो रेंज रहेगी वो 10⁻16 टू 10⁻19 हर्ट्ज। तो अगर इतनी आपकी फ्रीक्वेंसी है, जो कि इवन इट इज वेरी हाई, तो ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होने के कारण इसके पास भी वही बात है कि हाई पेनिट्रेशन पावर, तो इसमें भी मैं ये लिखता हूँ, हाई पेनिट्रेशन पावर। सो मच सो दैट इट कैन पास थ्रू एनीथिंग, लेकिन ये बोन्स को क्रॉस नहीं करती। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ एक्सप्लिसिटली, इट कैन नॉट क्रॉस दी बोन्स। तो जिसके कारण जब हड्डियों का एक्सरे करवाते हैं हम, तो होता क्या है, वहां पर एक शेडो क्रिएट होती है, ठीक है ना। तो आपकी तो नीचे एक्सरे है, ऊपर बंदा लेट गया, तो जब यहाँ से एक्सरे जाएगा ऊपर की तरफ, रेज जाएंगी, तो उसके टॉप फ्लोर पे हमें सब कुछ नजर आएगा, लेकिन जो बोन है उसकी अलग से ही पिक्चर नजर आएगी। क्यों? क्योंकि लाइट वहां तक पहुंच नहीं पाएगी, तो इट विल कास्ट शेडो। तो एक्सरे जब हम करवाते हैं तो हमें बोन से एक्सरे पास नहीं होता, जिसके कारण हमें वहां पर पता चल जाता है कि बोन एक्चुअली ब्रोकन कहां से है, ठीक है। सो दैट इज दी फिनोमिना। अदरवाइज एक्सरे यूज तो लाइट की तरह ही हो रहा है ना, जैसे लाइट एक शेडो क्रिएट करती है, बिल्कुल उसी तरीके में एक्सरे की शेडो होती है जो हम एक्सरे करवाते हैं, इट्स एक्सरेज शेडो। तो ये हमारे पास यूज हो जाता है, लेकिन ये बोन्स के आर पार नहीं निकलता, ठीक है। पेनिट्रेशन पावर इसकी बहुत हाई होती है। प्रोलॉन्ग्ड अगर मैं इसमें बैठता हूं, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर ऑफ एक्सरे, अगर किसी बंदे को आप मशीन में डाल के छोड़ के भूल गए, तो फिर उसको क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। जो भी बंदा है उसको एक ही बीमारी हो रही है, कैंसर। रेज है तो कैंसर ही होगा, ठीक है ना। अब ये चीज होगी। अब इसके अब मैं पूछता हूँ यूजेस क्या होते हैं। तो एक्सरे का क्या यूज होता है? सबसे पहले तो सिंपल बात है, मेडिसिन में यूज हो जाता है, जो हमें ऑर्थोपेडिक्स में यूज होती है इसको, ऑर्थोपेडिक्स, ठीक है, वहां पर यूज होता है। ऑर्थोपेडिक्स मतलब जहाँ जो हड्डियों वाले डॉक्टर होते हैं वहां पर यूज होती है ये। तो अल्ट्रा वायलेट का हमारे पास आ गया, ठीक है। तो अब इसका प्रोडक्शन कैसे होता है? तो एक्सरे का प्रोडक्शन होता है अगर इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ट्रांजिशन। तो अब आप ट्रांजिशन के बारे में जानते हैं, केमिस्ट्री में आप पढ़े हुए हो, बोहर की सारी थ्योरी आपने पढ़ी हुई है, लाइमन, बाल्मर, पास्चन। तो अगर मैं लाइमन की बात करूं या उस लेवल की बात करता हूं, तो वहां से एक्स रेज की प्रोडक्शन हो सकती है। कुछ एटम्स होते हैं जिनके जिनके अगर वहां पर अगर आपकी वेरिएशन हो रही है तो एक्सरे प्रोड्यूस होगा। लेकिन एक्सरे हर एटम हर एलिमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाता, ये कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, हम आगे डिटेल में भी देखेंगे। चलो जी, तो अब इसके आगे चलते हैं। तो ये हो गया मेरे पास एक्सरे। सुनाओ व्हाट इज द थर्ड। अब एक्सरे भी मेरे लिए बहुत डेंजरस होगी जी। अब थर्ड की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास ये आ जाता है यूवी, यूवी रेज। तो यूवी रेज में आ जाते हैं हम, तो बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। तो अल्ट्रा वायलेट के बारे में तो आप बचपन से ही जानते हो, ठीक है। रेंज इसकी मैं लिखवा देता हूं, 400 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर, 400 टू 1। इसको रट्टा मारना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। 10⁻16 टू 10⁻17 हर्ट्ज, ये इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज रहनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब हम बोलते हैं कि सन से हमारे पास ये यूवी रेज आती हैं। तो सबसे पहली बात तो हम ये कहेंगे कि पेनिट्रेशन पावर इनकी बहुत हाई होती है, लेकिन दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन लेयर अराउंड अर्थ इन एटमॉस्फेयर। तो सन से यूवी रेज आती हैं, एंड यूवी रेज आर अगेन कैंसरजेनिक। तो ये हमें कैंसर
हमें कर देती हैं अगर इसका कोई एक्सपोजर हो तो स्किन कैंसर हो जाता है। तो अब स्किन कैंसर ना हो उसके लिए भगवान ने हमारे लिए ओजोन लेयर बना कर दी कि भाई जो यूवी रेज जो हैं वो आपके पास ना पहुंच सकें, तो हमारी धरती पर यूवी रेज नहीं आएगी, ठीक है, अदरवाइज आपको स्किन कैंसर हो सकता है। यूवी रेज के क्या यूजेस क्या हो सकते हैं? कुछ केमिकल रिएक्शंस को क्रिएट करने में ये यूज होता है। यूजेस होते हैं इसके केमिकल रिएक्शंस में, ठीक है। फिर वाटर आरओ सिस्टम में भी ये यूज होता है। आपके घर जो आरओ सिस्टम लगा हुआ है आप देख सकते हो, उसके ऊपर कई बार लिखा होता है आरओ यूवी, यूवी विद आरओ सिस्टम, ठीक है ऐसा। तो आरओ आप लेने गए तो उसने बोला कि हाँ इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस तो है फिल्टर के लिए, लेकिन इसमें यूवी रेज प्रोटेक्शन भी है। तो जो भी पानी वहां से आएगा उसके अंदर यूवी रेज डाली जाएंगी ताकि जो भी बैक्टीरिया उसमें शेष बच गए हैं वो भी सारे के सारे मर जाएं। क्योंकि यूवी रेज बहुत ज्यादा छोटी है तो बैक्टीरिया भी छोटा है, तो छोटे को मारने के लिए छोटी सी तलवार चाहिए ना, तो यूवी रेज उनको किल करती है। तो ये आपके वाटर के आरओ सिस्टम जो अगर हमारे घर जैसे एक्वागार्ड का आरओ सिस्टम है तो उस पर लिखा हुआ है यूवी रेज प्रोटेक्शन, तो यूवी अलग से है और आरओ अलग से है वो, ठीक है जी। तो ये इसके हमारे पास यूजेस हो जाते हैं। चलो इससे ज्यादा हमें और इसमें नहीं बताने की कोई रिक्वायरमेंट है। तो नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 4, ओजोन ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब पॉइंट नंबर 4 चलते हैं। अब यूवी रेस के बाद हमारे पास आता है पूरे का पूरा विजिबल रेंज। ये अब आपको ये तो बहुत इजी है। अब यहाँ पे आप यूं लगा लो कि इतना इतना मैं बना देता हूँ। तो ये मेरे पास बन गया विजिबल रेंज। विजिबल मतलब ये वो रेज हैं जिनको हमारी आंखें परसीव करती हैं, हमें हमें ये चीज दिखती है, एक्सरे हमें दिखता नहीं है, ठीक है ना, हमें रेड येलो ग्रीन कलर्स ये दिखते हैं, ये नजर आते हैं। तो अब ये कैसे आएंगे? तो अगर ये लिख दिया मैंने तो यहाँ पर मुझे विबग्योर भी लिखना पड़ेगा। ये है वॉयलेट इंडिगो विब GYOR विबग्योर। तो ये मेरे पास विबग्योर पूरी की पूरी फॉर्मेशन बनती है, ठीक है। तो ये बन गया विबग्योर। तो अल्ट्रा वायलेट के नीचे बिल्कुल यहां पर चला जाएगा वॉयलेट, वॉयलेट इंडिगो ऑरेंज ये वो, और ये आ गया मेरे पास ब्लू, फिर आएगा येलो। चलो डायरेक्ट रेड में पहुंच गया, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी रेज भाई। अब आप ये देखो बच्चों, एक्चुअली में ये पॉइंट को बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। एक्चुअली में जैसे हमारे नहीं संत महात्मा लोग कहते हैं कि दुनिया में कुछ नहीं है, माया है, ये जो दिखता है वो है नहीं। ये बिल्कुल वही बात है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारी आंखों में रॉड्स एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है, जो बायो के स्टूडेंट है वो जानते होंगे रॉड्स एंड कॉन्स होते हैं। अब जब ये लाइट हमारी आंखों में गई, मान लो ब्लू कलर की लाइट हमारे पास गई, तो लाइट का एक्चुअली में कोई कलर नहीं है, लाइट का कोई कलर नहीं होता। तो जब वो मेरी रॉड एंड कॉन्स में गए ना, तो रॉड एंड कॉन्स ने उसको ब्लू कलर करके आइडेंटिफाई करके कि भाई हम इसको ब्लू कलर दे देते हैं, ब्लू कलर इस्टेब्लिश करके आपके दिमाग को बोला, तो आपको लगा कि यार ये ब्लू है। लेकिन एक्चुअली में अगर मैं आपसे बात करूं जिसके रॉड्स एंड कॉन्स खराब हैं, उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो जो सामने चीज पड़ी है वो ब्लू कलर की है। तो ऐसा नहीं है कि उसका कलर ब्लू है। अब जैसे जो मैं पेन यूज कर रहा हूं, आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं ब्लू कलर से लिखा है, तो आपकी आंखें रॉड एंड कॉन उसमें पड़े हैं तो उन्होंने उनको ब्लू कलर दिया, वो इंसानियत की गलती है, ठीक है, कि ये चीज मेरे को ब्लू नजर आती है, बट वो जरूरी नहीं कि हर जानवर को ब्लू नजर आए। हो सकता है कि कोई और जानवर आपके यहाँ पे पहुंचेगा तो वो देखेगा तो कहेगा यार ये पिंक कलर में क्यों लिख रहे हैं भाई, क्योंकि उनकी आंखें कैसे बिहेव करेंगी वी डोंट नो, हमारी आंखें कैसे बिहेव करेंगी हमें तो सिर्फ वही पता है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो दुनिया है पूरी की पूरी, ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ऐसी है, लेकिन अगर किसी जानवर के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी और बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको ये दुनिया ऐसी नहीं दिखती, उनको एक अलग ही कलर की दुनिया दिखेगी। तो नोबडी नोज व्हाट विल हैपन। चलो, तो ये आपके पास आ गए विजिबल रेंज। तो इनकी रेंज याद करनी बड़ी ज्यादा जरूरी है। तो ये मैं आपको यहाँ पर रेंज लिखवा देता हूँ, इसी में ही मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सारी की सारी रेंज। तो सबसे पहले मेरे पास कलर्स की अगर मैं बात करूं,
देखो सिंपल बात है, ये 400 नैनोमीटर से स्टार्ट होगी कहानी, ठीक है, और 50-50 के गैप पे जाएंगे, 700 तक जाएंगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास 450 नैनोमीटर, फिर आया 500 नैनोमीटर, फिर आया 550, फिर 600, फिर 650 एंड देन 700 नैनोमीटर्स। सिंपल है, 50-50 के गैप पर हम जाएंगे, ठीक है। और हमने ये सारे के सारे बना लिए, और इनके यूनिट को नहीं भूलना, यूनिट इसका नैनोमीटर ही रहेगा। और अब देखो, अब ये जो मेरे पास पहली रेंज आ गई, इसमें वॉयलेट और इंडिगो दोनों इकट्ठे चलती हैं, तो वॉयलेट प्लस इंडिगो मैंने इकट्ठे करके लिख दिया, ठीक है, क्योंकि वॉयलेट और इंडिगो में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहेगा कलर्स का। तो उसके बाद ब्लू, ये वाले कलर में चला जाएगा ब्लू, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चलाएगा, ब्लू, उसके बाद ग्रीन, ये ग्रीन, और फिर ये वाली जो रेंज है विबग्योर जी वाई, ये आ गया येलो, उसके बाद वाले में ऑरेंज, और उसके बाद वाले में, तो आप देख सकते हो कि आपको सारी की सारी जो चीज़ है, जो रेंज है, वो बैठे बैठाए याद हो गई, इसमें कुछ भी नहीं है। 400 से शुरू होगा, 400, 450, अगर किसी ने पूछ लिया तो लिख लो वहां पे, याद नहीं है भाई, मुझे नहीं पता ग्रीन कलर की क्या वेवलेंथ होती है, आई डोंट नो, याद कर लो। वैसे भी आपको पता चल गया, देखो ये 500 के आसपास, देखो 500 के ऊपर ब्लू है और 500 के नीचे ग्रीन है, ठीक है। तो बड़ी जल्दी आप कर सकते हो। विब की ओर लिखो पहले पूरे का पूरा, विब की ओर, इसमें से इंडिगो को काट देते हैं, ठीक है, ये बन गया। अब ये देखो, ये 400 से 450 हो गया, तो एक एक छोड़ के कर दो, 5, ये 6, और ये 7, ये लिख लिए। अब आप सोच लो कि किसकी पूछी आपने, ग्रीन की पूछी है तो 5 से 5.5, येलो पूछा 5.5 से 6, ऑरेंज पूछा 6 से 6.5। तो दिस कैन बी डन लाइक दिस, ओके। अभी बच्चों समझ में आ गया? हाँ जी सर। ज्यादातर बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है ये वाली चीजों में, वेवलेंथ्स को और इन सबको याद करने में, बाकी सारी चीजें याद हो जाती हैं। तो यूवी रेज का जो विजिबल रेज है, सॉरी, उसको मैंने तुम्हें बहुत अच्छे तरीके में बता दिया कि हाउ वी कैन डू दैट। एक बार दोबारा करेंगे। विब ग्योर का वी और आई मैंने इकट्ठे लिख दिया, विब ग्योर, और 4 से शुरू होंगे, 2 के बाद लिखेंगे 5, फिर 2 छोड़ के 6, फिर 2 छोड़ के 7, ठीक है। और अब आपको यहाँ पर याद हो गया कि किसकी किसी मर्जी की रेंज आप यहाँ पे फाइंड कर लो। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ येलो, हाँ भाई येलो की बताओ क्या होगी, 5.5 नैनोमीटर टू 6 नैनोमीटर, इज इट क्लियर? हाँ जी सर। ठीक है ना। सो दिस इज हाउ वी कैन डू इट। तो इसमें विजिबल लाइट्स में तो ज्यादा चीजें लिखवाने वाली कोई नहीं है, तो इसके बारे में तो चलो आप जानते ही हो, और एग्जाम में कभी भी नहीं आया, ठीक है। तो डिटेक्शन ये वो इनका कुछ कोई वो नहीं है, ठीक है। हाँ, अब ये पैदा कैसे होती हैं, तो उसमें मैं आपको बता दूं, विजिबल लाइट, जैसे आपने लाइमन बाल्मर पास्चन पढ़ा है, ठीक है ना। तो लाइमन जो है उससे आती है यूवी रेज। तो यूवी रेज की प्रोडक्शन में आप यहाँ पर एक और चीज लिख लो, लाइमन, लाइमन सीरीज ऑफ बोहर स्पेक्ट्रम। तो बोहर हमने पढ़ा है, और बोहर हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। अभी तक आपने बोहर केमिस्ट्री में पढ़ा है, आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो तब भी मैं आपको बताऊंगा कि लाइमन सीरीज में जब भी कोई भी ट्रांजिशन होगा, तो जो रेज रिलीज होंगी वो यूवी रेज होंगी, ठीक है। और विजिबल रेज के लिए अगर मैं बात करूं तो लाइमन, फिर आ जाता है आपके पास बाल्मर। तो बाल्मर सीरीज में से जो भी रेडिएशन प्रोड्यूस होती हैं वो विजिबल की रेंज में आती हैं, तो जिसके कारण आपको जो गैसेस हैं उनके कलर्स नजर आएंगे। जब अगर बाल्मर सीरीज आती है तो आपको गैस के कलर्स नजर आएंगे, ये गैस रेड है या ऑरेंज है या क्या, तो वो डिपेंड करेगा भी कौन सी चीज के ऊपर जा रहा है। तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आ गया फिफ्थ।
तो विजिबल रेज के नीचे अब अगर हम जाएंगे तो क्या होगा, देखो बड़े ही ध्यान से, वायलेट ये रहा और अल्ट्रा वायलेट ऊपर, तो ये रहा रेड, तो नीचे क्या आएगा इसके, इंफ्रारेड। तो यहां पर आ गया इंफ्रारेड रेज। तो इंफ्रारेड रेज इसके नीचे, मतलब इंफ्रा मतलब उससे भी बुरी, मतलब इसकी एनर्जी उससे भी कम है भाई इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड के बारे में अब हम बात करते हैं, व्हाट इज इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड की सबसे पहले मैं वेवलेंथ लिखने वाला हूं। तो वेवलेंथ अब आप देखो इसकी 1 मिलीमीटर तक पहुंच गई है बच्चा, 1 मिलीमीटर तक आ गया। तो 1 मिलीमीटर अगर, अब मेरे हाथ में आ गया 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर अगर आप सोचो कि उसकी वेवलेंथ बन रही है, तो इट विल बी रिगार्डेड एज इंफ्रारेड। इसकी वेवलेंथ इतनी बड़ी है, ये बहुत बड़ी वेवलेंथ में काउंट होता है, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी वेवलेंथ है, इसके छोटे छोटे वेवलेंथ जो काम करती हैं वो ये काम नहीं करती। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, 10⁻11 टू 10⁻5 × 10⁻14 लिख रखा है, ठीक है ना, तो आपने ये याद रख लेना है। तो इतनी हर्ट, तो फ्रीक्वेंसी इज वेरी लो। इसकी नॉर्मल एनर्जी आती है, हाई एनर्जी में नहीं हम बोल सकते। लेकिन इसमें खास बात यह है कि दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द warmth that is produced because of radiation। धूप में बैठे हैं, पसीना आने लग गया, गर्मी लग रही है, क्यों लग रही है, क्योंकि धूप में इंफ्रारेड रेज, अगर इंफ्रारेड रेज नहीं होती तो हमें गर्मी का एहसास नहीं होगा। तो हीट ट्रेवल करती है, इसमें हमारी बॉडी की कोई विशेषता नहीं है कि भाई अगर कोई और जानवर होगा तो उसको इंफ्रारेड रे में गर्मी नहीं लगेगी, ऐसा नहीं होता। इंफ्रारेड रे इटसेल्फ सन से आ रही है, और इंफ्रारेड रे में अपना एक हीटिंग इफेक्ट है। तो हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड, तो दिस इज नोन एज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो 11th का हीट ट्रांसफर चैप्टर ओपन कर लेना, सारा कुछ करवाया हुआ है। तो उसमें आपके पास इंफ्रारेड रेज की सारी की सारी चीज चली गई। अब अगेन ये कैसे पैदा होती हैं, तो लाइमन बाल्मर तक तो पहुंच ही गए थे, तो अब ये आगे पास्चन। तो लाइमन बाल्मर पास्चन वो बात अलग है कि पास्चन के बाद जितनी भी हैं वो इंफ्रारेड ही है। लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट में भी इंफ्रारेड है। फंड में जाकर अगर आप बात करोगे तो शायद माइक्रोवेव्स की तरफ चली जाती है गेम, अदरवाइज वहां पर भी इंफ्रारेड ही रहेगी। तो इंफ्रारेड ज्यादातर वहां पे निकलती है, तो पास्चन सीरीज से इंफ्रारेड आपकी जनरेट होती है, ठीक है। तो ये भी आपके पास आ गया, और ये वार्मथ क्रिएट करती है, एंड कोई डिजीज नहीं है इसका, कुछ नहीं है। एनीवेज, तो अब हम चलते हैं इसके आगे, सिक्स्थ। तो इंफ्रारेड रेस के यूजेस पूछे जाएंगे, तो आप उनके यूजेस बता सकते हो कि भाई गर्मी पैदा करने के काम आती है, वार्मथ, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, सब्जियां पैदा हो रही हैं हमारी धरती पे, जो जीवन चल रहा है वो इंफ्रारेड के कारण चल रहा है, क्योंकि हमें इतनी वार्मथ चाहिए, नहीं तो बर्फ जम जाएगी सब्जी की सबकी, ठीक है। और इसका इफेक्ट होता है कि जैसे मान लो कोई मसल क्रैम्प हो गया, तो मसल क्रैम्प हो गया तो हम नहीं करते ऐसे, आपने बचपन में देखा होगा कि कहीं चोट लगी तो बंदा एक रुमाल लेता है और मुंह से पहले उसको गर्म करता है ऐसे करके, और उसके बाद आपके लगाता है, तो हीट आपको देता है वो मसल्स को ठीक करने के लिए। तो इंफ्रारेड वहां पर भी यूज होती है। तो जहां पर बहुत ज्यादा बड़ा मसल क्रैम्प होता है, या क्रिकेटर्स की बात करूं मैं, और ये सब ये बड़े बंदे हैं, तो इनके पास क्या होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो साथ में टच किया और इंफ्रारेड रेडिएशन से उनको हीट प्रदान हुई ताकि उनकी मसल्स ठीक हो जाए। तो उस तरह से मतलब इसके यूजेस होते हैं। तो अब इंफ्रारेड से भी नीचे अगर चले जाते हैं, कभी इंफ्रारेड से भी गई गुजरी अगर रेस की मैं बात करूं, तो वो मेरे पास आ जाती है माइक्रोवेव। अब माइक्रोवेव का सबसे बड़ा यूज क्या होता है, बर्गर बनाना नहीं, ओ माइक्रोवेव ओवन का होता है वो तो। अब माइक्रोवेव का क्या अर्थ रहेगा, देखो अभी बर्गर भी करेंगे घर में, देखो। तो माइक्रोवेव्स की अगर मैं रेंज की बात करूं, तो 0.1 मीटर से लेकर 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर तक तो इंफ्रारेड, 1 मिलीमीटर से अगर आगे चले गए तो 0.1 मीटर क्या होता है, बेसिकली 1 डेकामीटर की तरफ जाएंगे अगर हम, डेसीमीटर सॉरी। तो अगर मैं उसकी तरफ जाता हूँ, ठीक है, 100 सेंटीमीटर आप लिख लो इसको, नहीं 10 सेंटीमीटर, यस 10 सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर से 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आपका स्केल जो आप स्कूल में लेकर जाते थे, 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है वो।
तो अगर आप वो वाले स्केल की बात करो और इतनी बड़ी मेरे पास रे आ जाए, वेवलेंथ इतनी उसकी इतनी बड़ी हो, तो दैट इज कॉल्ड माइक्रोवेव। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी है ओवर 12 हर्ट्ज माइक्रोवेव्स। तो इसको हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे, अब मैं यहां पर नहीं जाऊंगा, तो इसमें मैं लिख लेता हूं मैग्नेट्रॉन। मैग्नेट्रॉन वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमारे माइक्रोवेव ओवन के ऊपर लगा होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स और ये सब को चलाया जाता है जैसे साइक्लोट्रॉन में चलते हैं वैसे ही, और लेकिन उनको चलाया इतनी धीरे जाता है कि वहां से जो रेडिएशन पैदा हो वो माइक्रोवेव की रेंज की रेडिएशन पैदा हो। तो माइक्रोवेव की क्या प्रॉपर्टी है, माइक्रोवेव की एक बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी, कि वाटर मॉलिक्यूल जिनको एब्जॉर्ब करेगा और कोई मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। तो इनकी एक खास विशेषता है, ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स absorb microwaves and get heat। तो पानी की विशेषता है कि वो माइक्रोवेव को एब्जॉर्ब करता है और इस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम और मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, तो जिसके कारण पानी गर्म हो जाता है। अब मान लो आपका बर्गर है, पिज्जा है, तो उसमें कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट होता ही होता है। अगर वो वाटर कंटेंट उसमें है तो डेफिनेटली वो गर्म हो जाएगा, और जिसके कारण आपकी सारी सब्जियां सब कुछ वहां पे माइक्रोवेव ओवन के अंदर बन जाता है। तो ये है इसकी प्रॉपर्टी माइक्रोवेव की, जो माइक्रोवेव ओवन में यूज होती है। अदरवाइज इसके अगर मैं यूजेस की बात करूं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है एयरक्राफ्ट में। तो एयरक्राफ्ट में कैसे यूज होगा, रडार। तो रडार सिस्टम जो है जिसमें आप आमने सामने वालों के एयरक्राफ्ट को पकड़ लेते हो, तो वो माइक्रोवेव यूज करती है। एक बात को हमेशा याद रखना कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, दे ऑल आर ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट। तो जिसका मतलब ये है कि जो सामने से जहाज आ रहा है चाइना की तरफ से, उनका फ्लाइट आ रही है, और उसकी स्पीड जितनी मर्जी हो, सुपरसोनिक स्पीड पे भी आए, तो भी सुपरसोनिक मतलब नियर अबाउट 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की भी अगर रफ्तार होगी, तो भी वो स्पीड ऑफ लाइट को बीट नहीं कर सकती, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो तुम्हारा जहाज जहां मर्जी है, मेरे को आपकी इंस्टेंटेनियस पोजीशन मिलेगी ही मिलेगी, 100% मिलेगी, विदाउट एनी एरर मिलेगी। ठीक है, बिकॉज माइक्रोवेव इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट। तो माइक्रोवेव इज यूज्ड इन रडार्स, इन एयरक्राफ्ट्स एंड इन माइक्रोवेव ओवन्स। तो जहां पर भी आपके इसके यूजेस हैं वो आ गए। तो ये इसको प्रोड्यूस कैसे करते हैं, मैग्नेट्रॉन, और इसकी आपकी रेंज जो है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये हो गया हमारे पास माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का कोई भी नुकसान नहीं होता बच्चे, कोई डेंजरस नहीं होती माइक्रोवेव, लेकिन इवन देन हम कहते हैं कि यू स्टे अवे फ्रॉम माइक्रोवेव। वाई, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर 70% वाटर है। तो अगर आपने अपनी हाथ माइक्रोवेव के अंदर रख दिया तो आपकी टिश्यू गर्म हो जाएगा, और आपके अंदर हाथ के अंदर इतनी जबरदस्त गर्मी पैदा हो जाएगी कि सारी टिश्यू खराब हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि यू स्टे अवे फ्रॉम माइक्रोवेव्स। तो माइक्रोवेव आपके लिए हानिकारक है, ठीक है, लेकिन अदरवाइज हम ये नहीं कहेंगे कि इट इज डेंजरस टू टिश्यूज, इट इज डेंजरस टू समथिंग, वी कांट से दैट। ये कोई कैंसर नहीं क्रिएट करता, लेकिन फिर भी मानव को माइक्रोवेव से दूर रहना होगा। इज इट ओके? हाँ जी सर। तो अब हम चलते हैं द लास्ट वन, एंड विच इज, अब मेरे पास आ गया रेडियो वेव। तो यहां से मैं आया रेडियो वेव्स। ठीक है, रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स जो हैं वो बहुत ही लो एनर्जी वाली रेडियो वेव्स होती हैं। तो इसको मैं बोल सकता हूँ लास्ट पर नॉट द लीस्ट, है ना, सबसे आखिरी में आया, और सबसे ज्यादा यूज तो रेडियो वेव का होता है। तो रेडियो वेव की जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ जो है वो हमारे पास आती है 10 सेंटीमीटर से बड़ा। The wavelength is more than 10 सेंटीमीटर and it can go up to very high kilometers। तो जितनी मर्जी बड़ी हो सकती है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 1000 किलोमीटर की भी हो तो भी हमें फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये 10 सेंटीमीटर से बड़ी है तो रेडियो वेव। और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 10⁴ to 10⁸ हर्ट्ज। सो दिस इज वेरी वेरी लो फ्रीक्वेंसी। तो इसको बहुत ही ज्यादा लो एनर्जी है, और ये एनर्जी हमें बिल्कुल भी तंग नहीं करती।
हमें खराब नहीं करती। तो रेडियो वेव्स में बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज यूज होती हैं। जैसे अगर मैं नॉर्मल एक एलसी ऑसिलेटर की बात करूं तो वहां से भी जो प्रोड्यूस होती है वो रेडियो वेव ही होती है, ठीक है। बट इट्स नॉट यूज्ड इन रेडियो, बट इट कैन बी रिगार्डेड एज अ रेडियो वेव। अब आपकी ट्यूबलाइट में से कोई रेज आ रही है, पंखे में से भी रेज आ रही है, क्योंकि एलसी ऑसिलेटर तो आपके पंखे में भी है, कैपेसिटर है और इंडक्टर भी है, तो वहां से भी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो रही है। बट वो इतनी ज्यादा लो है, इतनी हानिकारक, इतनी लो है कि वो आपकी बॉडी को भी पार नहीं कर सकती। अब आप सोच के देखो कि विजिबल लाइट जो है वो आपकी बॉडी को पार नहीं करती, ताकि आपकी छाया बनती है, लेकिन यूवी रेज हो सकता है कि आपके आर पार निकल जाए, लेकिन विजिबल आपको पार नहीं करती। तो मतलब ये सारी रेज आपको पार नहीं करती और आपकी बॉडी पर ही जाकर रुक जाएंगी। तो चाहे रेडियो वेव, अगर आगे रेडियो मैं ऐसे करके खड़ा हूं तो रेडियो वेव यहाँ पर जाएगा तो पीछे शेडो क्रिएट होगा, ठीक है। बट अब मुझसे ये मत पूछना कि सर फिर रेडियो चलता क्यों रहता है, अगर मैं उसको ऐसे पकड़ लूं तो रेडियो बंद हो जाना चाहिए। उसके भी रीजंस हैं, वो बाद में बताऊंगा कि रेडियो बंद क्यों नहीं होता, ठीक है ना। तो अब तो ये सारे के सारे शेडोज क्रिएट करती हैं। तो ये लो एनर्जी है, तो इसकी बड़ी तरह की होती है। अब जैसे मेरा रेडियो है, रेडियो स्टेशन और मेरा रेडियो, तो इन दोनों चीजों में क्या होता है, एंटीना लगा होता है, और एंटीने के नीचे एक एलसी ऑसिलेटर ही होता है। एलसी ऑसिलेटर में आप करंट भेजते हो, वो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजता है। रेडियो का एलसी ऑसिलेटर उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पकड़ के इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस, ठीक है। होती किसके थ्रू है, एलसी ऑसिलेटर के थ्रू होती है। तो ये सारा कुछ आपका रेडियो वेव्स के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स के यूजेस क्या हैं, भाई रेडियो चलता है और क्या यूज है इसका, गाने सुनते हैं, एफएम, बिग एफएम चलता है, ठीक है। तो बढ़िया सैटरडे नाइट बन जाती है हमारी। अब और क्या चाहिए। अब इसके बाद क्या होता है, रेडियो वेव्स के और यूजेस भी होते हैं। दे आर यूज्ड बाय एनिमल्स एंड बर्ड्स फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए एनिमल एंड बर्ड्स जो हैं वो यूज करती हैं। आपको नहीं पता होगा शायद, जो हमारे समुद्र में वेव्स होती है ना, वेल है जो, है ना, तो वो वेल और एक दूसरी वेल एक दूसरे को गाना सुनाती हैं। भाई इट्स लिटरली दे सिंग, उनको बोला जाता है कि भाई इट इज द वेल इज सिंगिंग, और वो जो रेडिएशन जाती है दैट इज बेसिकली अ रेडियो वेव, ठीक है। तो उसको सुनने के लिए एक अलग ही उपकरण की रिक्वायरमेंट होती है, हम नहीं सुन सकते। फिर बड़ी चिड़ियां होती हैं। अब जैसे बर्ड्स का एग्जांपल लेते हैं, मैं बोलता हूँ कि भाई एक ऐसा मौसम आ गया कि मॉस्को, रशिया से चिड़ियां उड़ के आंध्र प्रदेश में एक पुलिकत लेक है। मैंने बोला कि रशिया से चिड़ियां उड़ के इस सीजन में उड़ीसा में या आंध्र प्रदेश में आ गई, तो उनको किसने बताया, उनके पास तो रडार भी नहीं है, उनको कैसे पता चला, ना जीपीएस सिस्टम है, उनको कैसे पता चला कि मॉस्को से उड़ के मुझे वहां जाना है। और सारी चिड़ियां इकट्ठी उड़ेंगी, इकट्ठी ही जाकर एक जगह पर बैठ जाएंगी, फिर जब उनका मौसम ठीक हो जाएगा फिर पुलिकत लेक से उड़ेंगी और सारी की सारी फिर से मॉस्को चली जाएंगी। हाउ इज दैट पॉसिबल। अब जंगल का एग्जांपल ले लें तो बहुत सारे भालू होते हैं, भालू भी आपस में बात करते हैं। जो भी कोई बात करता है रेडियो वेव्स के थ्रू उनकी कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। बैट्स हैं, इन सब की रेडियो वेव्स के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। सो रेडियो वेव्स एक हमारी बड़ी नॉर्मल चीज है, जिसका बिल्कुल भी बंदे को हानिकारक नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता। तो हमारे पास एक रेंज होती है इसकी, इसकी रेंज होती है 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 110 मेगाहर्ट्ज। आप किसी भी रेडियो को चुन लो, आपके उस रेडियो में यही वाली हर्ट्ज होती है, ठीक है। इससे ना ज्यादा ना इससे कम। क्यों, क्योंकि जो हमारे एनिमल्स हैं वो इससे ज्यादा या इससे कम वाली फॉर्मेशन में चले जाते हैं। हम चाहते हैं कि भाई अगर हम गाना सुन रहे हैं बिग एफएम का तो वो गाना एनिमल ना सुने कहने का अर्थ है कि जो रेडिएशन दूसरा रेडियो वेव भेज रहा है वो जानवरों की रेडियो वेव के साथ में मिक्सअप ना हो। और अगर क्योंकि अगर मिक्स हो गया तो ये चिड़ियां जो है वो रास्ता भटक सकती हैं। अगर ये चिड़ियां रास्ता भटक गई तो ये तो फिर इकोलॉजिकल लॉस हो गया ना हमारे लिए बहुत बड़ा। तो वो चीज हम नहीं कर सकते। तो दैट इज वाई हमारे पास एक सर्टेन रेंज होती है कि भाई आपने सिर्फ इसी रेंज के बारे में ही आपने कम्युनिकेशन करनी है, अदरवाइज आपने किसी भी और रेंज में कम्युनिकेशन नहीं करना। सो दिस वाज योर रेडियो वेव। रेडियो वेव प्रोड्यूस कैसे होती है, एलसी ऑसिलेटर से प्रोड्यूस होती है, ठीक है, एंड नथिंग एल्स।
So these are the most harmless rays, और ये है आपके पास पूरे का पूरा स्पेक्ट्रम रेडियो वेव्स का। हाँ भाई बच्चों, हो गया? हाँ जी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। हाँ भाई, एनी डाउट? नोबडी? तो चलो फिर ठीक है ना। तो ये है आपके पास स्पेक्ट्रम। अब इसमें मैं आपको एग्जाम्स के बारे में बता दूं कि जो भी आपके एग्जाम होंगे वो इसी चैप्टर में से होने हैं, इसी चीज में से होने हैं। अगर आप कोई भी बुक लोगे, उस बुक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक टेबल बना होगा, उसमें सारी वही इंफॉर्मेशन लिखी है जो मैंने आपको बताई है। बस इसको टू दी पॉइंट आपने याद करना है और वहां जाकर आपने सारी की सारी चीजें लिख देनी। क्वेश्चन आएगा, राइट समथिंग अबाउट एक्स रेज, राइट समथिंग अबाउट गामा रेज, राइट समथिंग अबाउट माइक्रोवेव। कहाँ पर यूज होती है? विच रेज इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट? माइक्रोवेव। कौन सी रेज है जो कि मेडिसिन में यूज होती है? एक्स रेज। ठीक है, तो इस तरह से हमारे क्वेश्चंस बनेंगे, उन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कर लेना है, एंड दिस इज व्हाट विल हैपन इन योर एग्जाम। तो यहाँ पर मैं आज का टॉपिक का लेक्चर जो है उसको क्लोज करता हूँ, एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपको एक डीपीपी अपलोड कर चुका हूँ मैं, वो डीपीपी आप करना शुरू कर दीजिए। मंडे को आपका उसका डाउट्स ले लिए जाएंगे और उसके बाद ट्यूसडे को आपका उसका टेस्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ जी। चलो भाई ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट